नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। काशी, मथुरा और संभल, अब बातचीत से निकलेगा हल। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के 3 बड़े मंदिर मस्जिद विवाद का फैसला बातचीत से निकालने की बात कही है। 21 से 23 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट कैंपस में लोक अदालत लगेगी। इस विशेष लोक अदालत में बातचीत से रास्ता निकालने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। ज्ञानवापी मामले में तो कल ही दोनों पक्ष टेबल टॉक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत का रास्ता तो दिखाया है, लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों का रुख अभी साफ नहीं है। शुरुआती तौर पर तो दोनों पक्षों ने मध्यस्थता के प्रस्ताव को ही ठुकरा दिया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि काशी हो या मथुरा, वहां मंदिर होने के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, इसलिए कोर्ट को साक्ष्यों के आधार पर हिंदुओं के पक्ष में फैसला देना चाहिए। वहीं ज्ञानवापी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया है। उनका कहना है कि कमेटी की तरफ से कोई भी इस बातचीत में शामिल होने नहीं जाएगा। वो इसकी कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। सवाल है कि ऐसे में बातचीत से हल निकलेगा कैसे? सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि लंबे समय से चल रहे इस विवाद का समाधान बातचीत के जरिए निकले तो बेहतर होगा, इसलिए सभी पक्षकारों को नोटिस भेज दिया गया है। सवाल यह है कि क्या काशी की ज्ञानवापी मस्जिद पर हिंदू मुस्लिम के बीच सहमति बनेगी? क्या मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर समझौता हो जाएगा? सवाल यह भी कि क्या संभल की जामा मस्जिद पर हिंदू मुस्लिम मिलकर फैसला कर पाएंगे? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन आपको पहले सुनवाते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या आया हिंदू और मुस्लिम पक्ष का बयान। हम माननीय न्यायालय के सामने यह कहेंगे कि ज्ञानवापी मंदिर हमारा है, मुस्लिम समाज इस पर से अपना अधिकार हटाए ताकि हम उस भव्य मंदिर का निर्माण कर सकें। हाँ, वजू खाने में प्राप्त शिवलिंग मिला, जिसको हमने ही कहा था कि बाबा मिल गए। और विश्व में क्या आपने ऐसा कोई मस्जिद देखे हैं जो कि 16 अप्रैल 1669 से लेकर आज तक ग्राउंड फ्लोर में नीचे पूजा पाठ, दर्शन पूजन, वेद मंत्रों की ध्वनियां गूंजती है और ऊपर नमाज होता हो? क्या ऐसा कोई विश्व मस्जिद देखे हैं कि जो है मस्जिद के सामने विशाल नंदी हो? नहीं देखे। इन आधार पर हम वह मंदिर, भव्य मंदिर हमारा है और उसी के आधार पर हम यही बात रखने वाले हैं। 14 तारीख को तो आम सहमति के आधार पर बातचीत होनी है। 21, 23 और 25 अगस्त को एक लोक अदालत बनाई जा रही है। लोक अदालत में निस्तारण होगा, जिसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये बाध्यकारी भी नहीं है। और हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि इसमें किसी भी स्तर पे हम लोग इस बातचीत में शामिल नहीं होंगे। अब देखिए, बातचीत में शामिल नहीं होने का फैसला मुस्लिम पक्ष की तरफ से लिया गया है, तो हिंदू पक्ष का भी अपना दावा है कि हमारे पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं। इस आधार पर मुस्लिम पक्ष अपना दावा छोड़ दे। अब इस विवाद का हल निकलेगा कैसे, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, कारी अबरार जमाल, अध्यक्ष जमियत हिमायतुल्लाह इस्लाम हमारे साथ होंगे। रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आदिल हसन, प्रवक्ता एआईएम हमारे साथ हैं। हाफिज गुलाम सरवर, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब एक रास्ता जो सुझाया है अजय आलोक जी सुप्रीम कोर्ट ने, और बातचीत के जरिए दोनों पक्ष फैसला लें, ये कोशिश सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। लेकिन दोनों पक्षों के रुख को अगर समझें तो बातचीत से फैसला हो ऐसा दिख नहीं रहा है। क्या होगा इस मसले का अजय आलोक जी? देखिए, कोई भी समझदार व्यक्ति तो यही कहता है कि बातचीत से ऐसा कोई मसला नहीं है जो हल नहीं हो सकता है, और कायदे से चाहिए कि बातचीत से इस मसले को हल कर लेना चाहिए। और ये कोई एक दो चीज़ की बात नहीं है। काशी, मथुरा, अयोध्या, ये 500 साल 1000 साल पुरानी सभ्यताओं का प्रश्न है, जहाँ पे स्टैब्लिश फैक्ट है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म वहीं हुआ। मथुरा हमेशा हिंदुओं के दिल में एक विशेष स्थान रखता है। तो मुझे लगता है कि एक सौहार्दपूर्ण मामले में बातचीत करके इस मामले का समाधान निकालना चाहिए। नहीं तो कोर्ट में तो केस चल ही रहा है, और जितने एविडेंसेस हैं सामने जमा किए हुए हैं, उन एविडेंसेस से आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स जमा किए हुए हैं, उन सब से तो दावों से एस्टैब्लिश्ड है कि वहाँ मंदिर थी। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे सिचुएशन पे हमें आना चाहिए कि फिर से हम एक बाबरी मस्जिद या फिर से हम एक मथुरा विवाद एक अपने में खड़ा करें। तो मुझे लगता है कि सभी पक्षों की सहमति हो, तो इस सहमति से समाधान निकले, वो ज्यादा बेटर है। नहीं तो समाधान तो निकलना ही है, ये भी तय है। अब आदिल हसन जी, एक रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया है, और उस रास्ते पर चलकर अगर इस समस्या का समाधान निकल सकता है तो इस बातचीत से ही मुंह मोड़ना
कहां का समाधान है? मैम कोर्ट में जो पैरवीकार हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और जो उस कमेटी है वो निर्णय लेगी, बेहतर लेगी। क्योंकि बाबरी मस्जिद के मामले में तो आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कहीं पर नहीं लिखा है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर था, कुछ ऐसा कहीं साबित नहीं हो पाया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भाजपा भी साथ थी, अगर इतना ही भाजपा को है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बाबरी मस्जिद के बाद कोई दूसरा नहीं विवाद होगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज कहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में कोई साक्ष्य नहीं दे पाए कि ये राम जन्मभूमि था। पूरी दुनिया जानी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए, कहीं नहीं लिखा था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी फेल हो गया, सब फेल हो गया, आस्था के बुनियाद पर फैसला दे दिया गया। नरेंद्र मोदी की सरकार है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म कर दे। भाजपा को यही दिखाना है पूरी दुनिया में, अपनी ताकत के बल पर दिखाए। देश में सुप्रीम कोर्ट पे हम भरोसा करते हैं, पहले भी किया, आज भी किए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि दूसरा कोई विवाद नहीं होगा, दूसरे जगह नहीं जाइएगा, ये फाइनल जजमेंट है, ये तो हर जगह शुरू कर दिए। हम संभल में शुरू कर दिए, यहाँ शुरू कर देते हैं, जहां इनको रात में सपने में आता है तो पूरे दुनिया ने देखा कि आदिल हसन जी ये सपने की बात नहीं है ना, आदिल हसन जी ये सपने की बात नहीं है ना। 3 जगहों की मांग तो हिंदू पक्ष की हमेशा रही है। एक सेकंड आदिल हसन साहब, 3 जगहों पर हिंदू पक्ष की डिमांड हमेशा रही है। अयोध्या की बात करें, काशी की बात करें या मथुरा की बात करें, और आप अयोध्या से आगे बढ़िए ना, सुप्रीम कोर्ट ने उसका हल कर दिया है। और आप आइए ना काशी पर, आप आइए ना मथुरा पर, आपके पास एक सेकंड आदिल हसन जी, आप ही की बात को एंडोर्स कर रही हूं। अगर आप लोगों के पास सबूत हैं और लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो रास्ता इसीलिए तो सुझाया जा रहा है ना, लेकिन उस बातचीत से ही आप बैक स्टेप कर रहे हैं। रख दीजिए सबूत, समझा दीजिए अपनी दलील। मैम बाबरी मस्जिद में सबूत दिए, क्या हासिल हुआ? भोजनालय में मध्य प्रदेश में सबूत दिए, जज साहब के बेटा को स्टैंडिंग काउंसिल बना दिया जाता है। संभल में सबूत दिए, 5 लोग को गोली मार दिया जाता है, कोई इंसाफ नहीं मिलता है। हर दिन तो सबूत दे ही रहा है मुस्लिम समाज। कलकत्ता में एयरपोर्ट में 136 साल पुरानी मस्जिद थी, उसको बोलते हटा देंगे। राजस्थान में 5 से 10 मस्जिद को शहीद कर दिया गया, उत्तराखंड में किया, हिमाचल में किया, उत्तर प्रदेश में कर रहा है। अरे 100 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर रहे हैं। अरे आदिल जी, लेकिन दो तरफा बातें नहीं कर सकते ना। एक तरफ आपको कोर्ट पर यकीन है और दूसरी तरफ आप उसी कोर्ट के वर्डिक्ट पर सवाल खड़े करते हैं। आप अपने तरीके से वर्डिक्ट को देखते हैं। अब चाहे भोजशाला का मसला हो, संभल का मसला हो, मथुरा का मसला हो, चाहे काशी का मसला हो, कोर्ट में आप लोगों के पास अधिकार है, आप सबूत रख दीजिए। मुस्लिम जो हिंदू पक्ष, एक सेकेंड आदिल हसन जी, हिंदू पक्ष के पास साक्ष्य है, हिंदू पक्ष के पास साक्ष्य हैं और उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर, आदिल हसन जी रुके, उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हिंदू पक्ष अपना दावा रख रहा है। आप उन दावों को खारिज कर दीजिए, कह दीजिए कि हाँ स्वास्थ्य होना वाजिब है, कह दीजिए मस्जिद के बाहर नंदी होना वाजिब है, कह दीजिए शिवलिंग का मिलना वाजिब है मस्जिद के अंदर। अगर एक सूत्री एजेंडा चलाना है तो चलाइए, फिर बाबरी मस्जिद का जजमेंट पढ़ी है। अरे आदिल जी, आपके एजेंडे हैं ना, आप तो बाबरी मस्जिद से आगे ही नहीं निकल पा रहे। मैंने तो पढ़ा है लेकिन शायद आपने नहीं पढ़ा है। दिक्कत ये है ना, आपको हर चीज एजेंडा लगती है। अरे विवाद को विवाद ना कहूं, विवाद को विवाद कहूंगी, आपको एजेंडा लगने लग जाएगा, आपको एजेंडा लगने लग जाएगा। और आप लोगों की भावनाओं के साथ क्यों खेल रहे हैं? आप लोगों की भावनाओं के साथ क्यों खेल रहे हैं? हिंदू पक्ष का जो दावा है वो सपने में आया हुआ नहीं है। हिंदू पक्ष की अपनी मान्यता है, उसका सम्मान कर लें। आदिल हसन जी जवाब दे दें अजय आलोक जी, फिर उसके बाद अनुराग भदौरिया जी को अगर आवाज जा रही है तो उनके पास जाऊंगी। अजय आलोक फैसला करवा देंगे, स्टूडियो में नहीं हो सकता है। अरे स्टूडियो में कोई फैसला नहीं करा रहा, सुप्रीम कोर्ट करा रहा है। रुक जाएं अब थोड़ा, बोले अजय आलोक जी आवाज डाउन करें। प्राची जी अगर सपनों में आता और सपनों में आके मंदिर बन जाता ना, तो ये 500 साल का संघर्ष नहीं होता, कब का बन जाता। दूसरी बात, हमारे एएमएम के प्रवक्ता को पता होना चाहिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब पास हो रहा था पार्लियामेंट में नरसिम्हा राव की सरकार में, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसका खुल के विरोध किया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बहाना लेके हम कितनी सारी मस्जिद, कितनी सारी मंदिरों को आपने कब्जा किया हुआ जिसका कोई अंत नहीं है, और ये भी हटेगा ही, ऐसा नहीं कि ये रहेगा। तीसरी बात, मस्जिदों को शहीद मत कहिए। शहीद सोल्जर्स के लिए कहा जाता है, सैनिकों के लिए कहा जाता है, मस्जिदें शहीद नहीं होती। पता नहीं कहां से आप लोग मस्जिद शहीद हो गई। मस्जिद कहां से शहीद हो जाएगी भाई? ऐसे नहीं शहीद होगी मस्जिद क्या सैनिक होते हैं? मस्जिद सैनिक होते हैं जो शहीद हो गए। शहीद शब्द का आदर कीजिए, शहीद शब्द का आदर रखिए, शहीद शब्द का आदर रखिए। भाई मस्जिद शहीद नहीं हो सकती है।
हमारे से नहीं सीखना मस्जिद पड़ेगा। शहीद नहीं हो सकती है, नहीं सीखना पड़ेगा। तुम दम करना बंद करो, बदतमीजी करना बंद करो। तुम आदत हो गई है तुम्हारी, आदिल हसन जी रुक जाए प्लीज। आदत हो गई है बदतमीजी करने की। नहीं आदिल हसन जी, आदिल हसन जी, आदिल हसन जी, आप जब आते हैं डिबेट में, आप जब आते हैं डिबेट में, मुझे हर बार आपको ये कहना पड़ता है कि मर्यादाओं में रहकर संयमित होकर अपनी बात को रखें। आप अपनी पार्टी का पक्ष रखने आए हैं, सीख लेना अपने पार्टी के नेता से, असदुद्दीन ओवैसी साहब से, कि कैसे संयम में रहकर अपनी बातें की जाती हैं। आप संयम खो देते हैं आदिल हसन साहब, आवाज डाउन करें सर। अपनी बात रखें ना, तथ्यों के साथ रखें तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ तू मैं की भाषा नहीं चलेगी, या गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं चल रही है। आप एआईएमआईएम के प्रवक्ता के तौर पर बैठे और आप भाग जाएंगे, यही आपका असली चेहरा है। पहले आके बदतमीजी करेंगे और उसके बाद फिर भाग जाएंगे। अनुराग भदौरिया जी, आपसे मेरा सवाल है, आप लोगों को तो सनातनियों का दर्द भी दिख रहा है, आजकल सनातनियों के आंसू दिख रहे हैं, उनकी बदनामी दिख रही है, सब कुछ आपको दिख रहा है। सनातनियों की भावना, सनातनियों के दिल से जुड़े हुए ये 3 मसले हैं। अनुराग भदौरिया जी बताइए, इसका हल कैसे निकले? आप समझाएंगे क्या दोनों पक्षों को कि बैठकर बातचीत से हल निकाल लीजिए? देखिए बिल्कुल सही कहा। सनातनियों का दर्द, सनातनियों के आंसू मुझे दिखाई देते हैं, बीजेपी को नहीं दिखाई देते। अगर बीजेपी को दिखाई देते तो पर्चा लीक ना होता। हमारे सनातनी ज़्यादातर बच्चे आत्महत्या नहीं करते। यहाँ पे जिस तरह से युवा परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, इस पे तो कहीं बात करने को चर्चा ही नहीं कहीं भी। ऐसा लग रहा है जैसे लगता है सब चंगा है। महिला पे अत्याचार, उस पर कोई चर्चा नहीं। चढ़ावा चोरी, इस देश के अंदर में कभी आपने सोचा था मंदिर में चढ़ावा चोरी होगा? और चढ़ावा चोरी की आवाज़ जब हम लगातार बुलंद कर रहे हैं, उठा रहे हैं कि चढ़ावा चोरी में जो असली लोग हैं उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। जिस देश के अंदर में चढ़ावा चोरी होने लग जाए, परीक्षा चोरी होने लग जाए, पुल पुलिया चोरी होने लग जाए, सड़क चोरी होने लग जाए, भविष्य चोरी होने लग जाए, बच्चों का भविष्य चोरी होने लग जाए, जब यहाँ वोट चोरी होने लग जाए, किसानों की खाद चोरी होने लग जाए, किसानों की चैन चोरी होने लग जाए, किसानों की नींद चोरी होने लग जाए, आम जनता का भविष्य चोरी होने लग जाए, आम जनता की सोच ही चोरी होने लग जाए, तो बताइए उस देश के अंदर पे बात किस पे होनी चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव आते ही अपने मुद्दे को किस तरह से, चूंकि वो सनातन के नाम पे पहले धर्म की राजनीति करती थी, अब धर्म की राजनीति में, धर्म मेरे लिए आस्था का विषय था, इसलिए हमने कभी धर्म की राजनीति की नहीं, विकास की। अब धर्म के नाम पे जब वो चढ़ावा चोरी में पकड़े गए हैं तो वो अपने गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। वो अब अयोध्या से मथुरा भागते हैं, मथुरा में भी पकड़ेंगे तो मथुरा से फिर कहीं और भागेंगे। अब ये जिस पिच पे जा रहे हैं वहां पिच, इनको बॉल, इनके भ्रष्टाचार से वो पिच गीली हो जाती है, बॉल स्पिन करने लगती है, ये बैटिंग नहीं कर पाते हैं, फिर ये बोल्ड हो जाते हैं, फिर भागते हैं पिच छोड़ के, फिर दूसरी पिच पे खोजते हैं, फिर वहां भी भ्रष्टाचार होगा, वहां भी स्पिन होगी, फिर वहां भी छोड़ोगे। पिच नहीं बदलते हैं, जो देश के अंदर आप तो पिच नहीं बदलते हैं, जो युवा परेशान, क्योंकि आपकी शिकायतें रहती हैं अमूमन कि आपके बीच में बोलकर आपको डिरेल कर दिया जाता है, इसलिए मैंने आपको पहले बोलने दिया, मैंने पहले आपको बोलने दिया। आप मथुरा पर कब बोलेंगे, आप काशी पर कब बोलेंगे, मैं इंतजार कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है मेरा इंतजार लंबा हो जाएगा, क्योंकि इस पर सीधा नहीं बोलेंगे आप इस पर सीधा नहीं बोलेंगे। आप मुझे बताएं, मथुरा पर जो मांग है या जो बीजेपी का स्टैंड है वो ताजा ताजा है क्या, या सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो भारतीय जनता पार्टी ने कहलवाया है? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, या सुप्रीम कोर्ट, सुन ले, सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है उसके आधार पर आपसे चर्चा कर रही हूं मैं तो। अनुराग जी देखिए, हम तो बहुत सीधी सी बात करते हैं, हम सनातनी हैं इसमें, और पक्के सनातनी हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी का यहाँ की प्रेम की भाषा बोलते हैं, और पूरे वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। अगर माननीय और देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है, बिल्कुल सही है, हम आस्था भी है मेरी, और देश के संविधान और न्यायपालिका को ही मानते हैं। जो न्यायपालिका जो आदेश देगी, उस आदेश जो संविधान मुताबिक होगा, जो यहाँ पे न्यायपालिका कहेगी, हम उसका आदर करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। ये हमारी समाजवादी है, इसलिए कहते हैं सनातन ही समाजवादी है, क्योंकि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी व्यक्ति का सम्मान करते हैं और सभी को अपना मानते हैं, इसलिए तो कहते हैं सनातनी समाजवादी है। चले ठीक है, अब मैं एक सनातनी होने के नाते आपसे सवाल पूछती हूँ, फिर जो आपके गिले शिकवे हैं, फिर आपके जो गिले शिकवे हैं वो दूर करेंगे अजय आलोक जी और रोहित अग्रवाल जी। एक सनातनी होने के नाते आपसे सवाल करती हूँ, मथुरा में लंबित पड़ा फैसला या मथुरा का विवाद या काशी का विवाद, एक सनातनी होने के नाते अनुराग भदौरिया जी क्या लगता है आपको, उसमें एक जो सनातनियों की भावना है वो एड्रेस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक सनातनी होने के नाते और एक देश का नागरिक होने के नाते संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग, मैं सिर्फ एक ही शब्द बोलूंगा, जो न्यायालय का आदेश होगा हम उसको मानेंगे, जो न्यायालय आदेश देगा
चूंकि चूंकि देश संविधान और न्यायपालिका से भी चलेगा ना, धर्म मेरे आस्था का विषय है। जहां पे जो न्यायालय ने बोला, सम्मानित सर्वोच्च न्यायालय ने भव्य मंदिर बने, अयोध्या में भव्य मंदिर बना ना, लेकिन चढ़ावा में चोरी ये लोग करने लगे ना, तो हमने पकड़ा ना। जहां जहां ये चोरी करेंगे, आस्था पे चोट पहुंचाएंगे, भदौरिया जी, वहां हम उस आस्था पकड़ेंगे को यूं और ही संविधान को उजागर मानेंगे, करना, न्यायपालिका का आदेश ये का तो सम्मान आपकी करेंगे। पिच नहीं थी, लेकिन बदले बदले से आपके भी मिजाज नजर आते हैं, बदले बदले से आपके भी शब्द नजर आते हैं। मैं तो सनातनी होने के नाते आपसे पूछ रही थी, अब आप मुझे बता दीजिए, वो करोड़ों सनातनी जो कहते हैं कि मथुरा में मंदिर बनना चाहिए, क्या वो न्याय व्यवस्था को नहीं मानते? मानते हैं ना, लेकिन खुलकर कहते हैं अपनी बात। आप क्यों खुलकर कहने से बचते हैं भाई? बिल्कुल मानते हैं, और सुनिए, मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, वो न्याय व्यवस्था को मानते हैं, तभी तो भव्य मंदिर बना ना अयोध्या में। और फिर चोरी के यहाँ पे चोरी किसने की? किसने चोरी की? प्रभु राम के घर में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जहां जिन पे जनता ने, करोड़ों सनातनियों ने जिन पे विश्वास किया, जिनका ट्रस्ट बनाया जिन्होंने, और ट्रस्ट भी ट्रस्ट नहीं रहा करोड़ों सनातनियों का। मानते हैं न्याय व्यवस्था को, लेकिन संघर्ष भी याद होंगे ना आपको। अब बताइए, सनातनियों के संघर्ष भी याद होंगे, सनातनियों के 500 साल के आपको संघर्ष भी याद होंगे। किन संघर्षों के बाद राम मंदिर बना है कोर्ट के फैसले के बाद। आपके सवाल बहुत है, उन सवालों का जवाब अजय आलोक जी दे दीजिए एक बार, जो पूछ रहे हैं आपसे अनुराग भदौरिया जी। भाई देखिए ना, कितने बड़े सनातनी हैं। मेरे ही शो में अभी शुरुआत में ही 10 बार सनातन शब्द का इस्तेमाल करोगा, उससे ज्यादा ही, और आप इन पर शक करते हैं। प्राची जी, क्या कीजिएगा, राम मंदिर के जो चढ़ावा चोर थे वो तो जेल चले गए, लेकिन पूछता है, भारत भी पूछता है, देश भी पूछता है, टोटी चोर जेल नहीं गए अभी तक। ऐसा कौन नेता होगा जो अपने घर में ही टोटी चोरी करके ले जाता होगा, एसी चोरी करके ले जाता होगा? टोटी चोर, एसी चोर, पेपर चोर, खाली एक जात चोर, सारे उत्तर प्रदेश के थानों में एक ही जात के थानेदार। अरे क्यों टोटी चोर, क्यों टोटी चोर पर दर्द हो गया? कहां जा रहे हैं सोचो आप? टोटी चोर पे दर्द हो गया, मंदिर के चोर तो जेल में है। आप प्रभु की बात मंदिर के चोर तो जेल में है, लेकिन टोटी चोर पे दर्द हो गया ना। मथुरा की बात मुंह में नहीं निकलेगी, दही जम गई। मैंने एक बार भी नहीं टोका था, देखिए बीच में बोलना शुरू। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट। भदौरिया कितनी बार बोला, कार्रवाई कब होगी? भदौरिया आप जब मुंह खोलते हैं तो वही हाल होता है जब भैंस पूछ उठाती है। तो हम बोलिए ना भाई, आप जब मुंह खोलते हो तो वही होता है जब भैंस पूछ उठाती है। रुक जाए अनुराग, इतनी बार बोला, बीच में मत बोला करिए। मैं नहीं बोल रहा था बीच में। क्या इन लोगों की कभी हिम्मत नहीं होगी कि ये मथुरा काशी पे कुछ भी खुल के बोले। ये भाषा, मथुरा काशी पे खुल के कभी बोलने की कोशिश नहीं करेंगे। ये कभी नहीं बोल पाएंगे कि अयोध्या राम लल्ला की नगरी है। इन्होंने कभी नहीं बोला। आप शब्दों का इस्तेमाल, इन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला, इन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला कि राम लल्ला अतिक्रमणकारी है। मस्जिद है वहां पे, जो गुंबद चढ़ गया उसको गुंबद से नीचे नहीं उतरने दिया मुलायम सिंह ने, कार सेवकों को गोली मार दी। ये अजब हालत है। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, बाप चलाएगा गोली या बेटा सनातन की नाच नचाएगा। वाह 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 वाह। भाई देखिए, राजनीतिक शर्म दलों नहीं की आती है, बिल्कुल शर्म नहीं आती है इन लोग को। भाई राजनीतिक दलों की तो अपनी अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन गुलाम सरवर साहब, आपसे जानना चाह रही हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट एक रास्ता निकाल रहा है। रुक जाए भदौरिया जी, एक सेकंड रुक जाए। गुलाम सरवर साहब, सुप्रीम कोर्ट एक रास्ता निकाल रहा है, वो चाह रहा है कि बातचीत के जरिए दोनों पक्ष इस मसले को सुलझा लें, लेकिन बातचीत की बात करते ही मुस्लिम पक्ष पीछे हटने की बात क्यों कर रहा है? प्राची जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट का प्रस्ताव है, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए नहीं है। ये प्रस्ताव जो वादी प्रतिवादी हैं, जो अदालत में पार्टी बने हुए हैं, मस्जिद पक्ष की ओर से, मंदिर पक्ष की ओर से, उन दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप लोग मीडिएशन के लिए तैयार हों, थोड़ा बैठें और देखें क्या संभव है कि बातचीत से इसका रास्ता निकाला जाए। प्राची जी, एक ऐतिहासिक तथ्य आपके समक्ष रखूंगा। जी जी। अयोध्या मुद्दे पर भी कोर्ट ने भी और समय समय पर सरकारों ने भी, माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी और नरसिम्हा राव की सरकार में भी, दोनों पक्षों को बात के लिए राजी करने की कोशिश की गई थी। दोनों पक्षों को ये कहा गया था कि आप लोग आपस में बैठकर देखें कि क्या ये समाधान संभव है या नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से मुस्लिम पक्ष के मुख्य पक्षकार जो थे हाशिम अंसारी, और जो मुख्य उनके अधिवक्ता थे जफर याब जिलानी,
और उनको पुशबैक देने वाले पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारी, उन लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया था। मुसलमानों में कुछ बुद्धिजीवी वर्गों ने इस पहल का स्वागत करते हुए अपनी राय दी, जिसमें स्वर्गीय मौलाना सैयद सलमान नदवी हैं, डॉक्टर एम एजाज अली हैं, पूर्व सांसद राज्यसभा। इन लोगों ने पहल किया था कि बात होनी चाहिए और आउट ऑफ कोर्ट बैठकर अयोध्या में समाधान निकलना चाहिए। तो मुस्लिम पक्षकारों, जिनका नाम मैंने लिया, पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने सलमान नदवी को पर्सनल लॉ बोर्ड से बाहर कर दिया। डॉक्टर एजाज अली के खिलाफ मोर्चाबंदी की गई। हम जैसे लोगों को बी टीम और एजेंट कहा गया। आज बहुत दिनों के बाद फिर कोर्ट ने एक टिप्पणी की है और एक अवसर दिया है और 14 तारीख को ही दोनों पक्षों को कहा है कि मेरी निगरानी में, मेरे देखरेख में आप लोग बैठिए जी और बैठ के देखिए क्या रास्ता निकल सकता है। मेरा मानना है कि अगर खुले मन से दोनों पक्ष बैठें, कोई हिंदू बनकर मुसलमान बनकर नहीं, भारतीय बनकर अगर बैठेगा तो ये असंभव नहीं है, संभव है। और ये राष्ट्र हित में है, समाज हित में है। नहीं तो और हाफिज रास्ते गुलाम निकल सरवर जी, सकते जो हैं। बात आपको समझ में आ रही है, ऐसा होगा इसलिए नहीं। हाँ, मैं यही जानना चाह रही हूँ हाफिज गुलाम सरवर जी आपसे, जो बात आपको समझ में आ रही है और जो आपको बेहतर रास्ता लग रहा है, उस पर नहीं चल रही है ना मस्जिद कमेटी? क्यों नहीं समझ में आ रही है ये बात कि आपसी सहमति से या आपस में बातचीत करके कोई फैसला किया जा सकता है? प्राची जी, कोई नहीं तैयार है इसके लिए। जब तक खुले मन से, खुले दिमाग से, आस्था साथ में रखकर, जिसको हम कहते हैं भगवान को साक्षी मानकर, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, हिस्टोरिकल एविडेंस को सामने रखकर, जो इन फ्यूचर हिस्टोरिकल डिस्प्यूट हैं हमारे, उसके एक एक कुलू को समझते हुए और भविष्य के भारत को सामने रखकर अगर हम बैठेंगे तो रास्ता मिलेगा। वो रास्ता जो भारत को एक नया मार्ग देगा, वो रास्ता जो भारत को विश्व गुरु बनाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है, दोनों पक्षकार कहीं ना कहीं खुले मन से इस पर बैठने को तैयार नहीं होंगे। ये मेरा नहीं तो खुला मन क्या होगा? हाफिज गुलाम सरवर जी, देखिए मैंने दोनों पक्षों की बात सुनाई। हाफिज गुलाम सरवर जी, मैंने दोनों पक्षों की बात सुनाई। मैंने हिंदू पक्ष की बात भी सुनाई, मैंने मुस्लिम पक्ष की बात भी सुनाई। हिंदू पक्ष अपने पास मौजूद सबूतों की बात कर रहा है और मस्जिद कमेटी कह रही है कि हम तो इस बैठेंगे ही नहीं, हम तो इस मध्यस्थता में हमारा कोई भी नुमाइंदा नहीं जाएगा। खुला मन क्या है? आप क्या चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल सबूतों के साथ और तमाम साक्ष्यों के साथ, भविष्य की तमाम ऐतिहासिक पुस्तकों और घटनाओं को सामने रखते हुए खुले मन से दोनों पक्षों को बैठना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं, मेरा संगठन इसका पक्षधर है। ठीक है, हम चाहते हैं कि देश में डायलॉग हो, हर समस्या को कोर्ट में लेकर जाना और हर समस्या पर राजनीति करना ये देश हित में, समाज हित में नहीं है। ओके, तो हाफिज गुलाम सरवर साहब समझाइए, आप भी समझाइए अपने पक्ष को। आप समझाइए कि अगर आपके पास सबूत है तो मध्यस्थता से रास्ता निकल सकता है। इसमें राजनीति को बीच में लाना है, विवाद को बीच में लाना ठीक नहीं है। अब रोहित अग्रवाल जी, देखिए हाफिज गुलाम सरवर जैसे भी मुस्लिम स्कॉलर हैं जो ये मान रहे हैं, जो ये कह रहे हैं, इंडिया टीवी के इतने बड़े मैं आ रही हूं सर, आपके पास ही आ रही हूं। रोहित अग्रवाल जी, इंडिया टीवी के इतने बड़े मंच से मैं यही तो कह रहा हूं। जी, मैं यही कह रही हूं हाफिज जी, मैं आप ही की बात को एंडोर्स कर रही हूं। मैं आप ही की बात को कह रही हूं कि आपने जो रास्ता सुझाया रोहित अग्रवाल जी, ऐसे मुस्लिम पक्ष के लोग भी हैं जो कह रहे हैं भाई रास्ता निकलना चाहिए, लेकिन बीच में जब राजनीति की मिलावट होती है तो फिर हंगामा भी होता है, नाराजगी भी होती है और कोर्ट पर भी सवाल खड़े होते हैं। रोहित जी, नहीं प्राची जी, सच्चाई यही है कि ये एक सामाजिक मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं। और सामाजिक मुद्दा अगर माध्यम से सोल्यूशन निकलेगा, ये कहीं नहीं भाईचारे को भी बढ़ावा देगा, कहीं ना कहीं दूर तक एक मैसेज भी देगा, कहीं ना कहीं जो समस्या है समाधान भी मिलेगा। तो सामाजिक मुद्दे को अगर डायलॉग के माध्यम से अगर किया जाए, सब बेहतर कहीं नहीं फैसला होता है। रोहित जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं आपके पास आऊंगी, आपके पास लौटूंगी, आपकी आवाज एक बार ठीक हो जाए। मैं अबरार साहब आपके पास आ रही हूँ। जो हाफिज गुलाम सरवर जी कह रहे हैं, क्या ये बात समझानी इतनी मुश्किल है? खासकर मुस्लिम पक्ष की बात मैं आपसे करूं, हिंदू पक्ष की बात तो मुझे बताएंगे अजय आलोक जी भी और रोहित जी भी।
कि क्या इतनी मुश्किल है कि बैठकर रास्ता निकाल लीजिए? डर किस बात का है अगर सबूत हैं तो? देखिए, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। हम सब लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं, जितने राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं वो सब इस बात से सहमत हैं कि इन तमाम विवादित मुद्दों पर, विवादित पहलुओं पर बैठकर के आपसी सहमति के साथ बातचीत होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर पहले से ये चीज़ें हो जाती तो अब तक हम लोग बहुत आगे बढ़ गए होते। हम लोग कब तक मंदिर मस्जिद के विवाद में उलझे रहेंगे? कब तक अदालतों में हम मतलब चक्कर लगाते रहेंगे? मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को इस पर सहमत हो जाना चाहिए। और मैं आपके इस जिम्मेदार इंडिया टीवी की मारिफत से तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूं और देश के तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं से कि ये बहुत अच्छा फैसला है और बहुत अच्छा वक्त है। इसका स्वागत कीजिए और बैठ करके बातचीत कीजिए, नहीं तो फिर वही होगा जो पहले से होता आया है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने पहले से अपनी जिम्मेदारी को समझा होता, कौन जिम्मेदारी लेगा? इतना बड़ा मुस्लिम समाज, मतलब आप इसकी जिम्मेदारी लेकर के, जिम्मेदार बनकर के आप बातचीत क्यों नहीं करते? आप लोग क्यों नहीं आगे आते? यह सिर्फ आप अपने आप को चमकाने के लिए मस्जिद को सहारा बना करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पर लगे हुए हैं। मुझे शर्म आती है आपकी नीयत पर, मुझे मतलब शक हो रहा है आपकी नीयत पर कि आप लोगों को तो तभी आगे आ जाना चाहिए था जब इस देश के एक बड़े राष्ट्रवादी संगठन के संचालक मोहन भागवत जी ने कहा था कि हिंदुओं को हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढनी चाहिए। आप लोगों को उसी वक्त इस बात का स्वागत करते हुए आपको एक रास्ता मिल गया था। इस रास्ते को खोजते हुए आपको 2 कदम आगे बढ़ करके कहना चाहिए था कि मोहन भागवत जी ने तो कह दिया है कि हिंदुओं को हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढनी चाहिए, लेकिन जहां शिवलिंग का दावा किया जा रहा है, जो स्थल विवादित हैं, उन पर जरूर बैठ करके बातचीत होनी चाहिए। हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम अदालत नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी भी वक्त है, तमाम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए और दोनों पक्षों को सहमति के साथ बैठ करके बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, हाफिज गुलाम सरवर जी, बस इस पर एक प्रतिक्रिया दे दीजिए। भाई 3 जगहों का मसला है, हिंदू पक्ष बैठेगा तो हिंदू पक्ष यही बताएगा कि 3 जगह आप हमें दे दीजिए, बाकी जगहों पर कोई विवाद नहीं है। और जब ऐसा कहेगा हिंदू पक्ष तो जवाब क्या होना चाहिए? देखिए प्राची जी, बहुत गंभीर विषय है। अयोध्या के विषय में मुस्लिम पक्ष को हम लोगों ने बहुत समझाया था और भविष्य के विषय में बता दिया था कि होना यही है, अंत में वो उस पक्ष के कब्जे में जाना है। अगर आपके द्वारा सौंपा जाएगा तो सौहार्द बढ़ेगा, प्यार और प्रेम बढ़ेगा। और कोर्ट के द्वारा अगर दिया जाएगा तो जो भाषा आज इस्तेमाल हो रहा कि लड़के लिया हूं अयोध्या, तो लड़के ले लेंगे काशी, लड़के ले लेंगे मथुरा। तो मैं नहीं चाहता, मेरे जैसे लोग नहीं चाहते कि इस देश में मंदिर मस्जिद के नाम पर जितने दंगे अयोध्या के नाम पर हुए हैं। प्राची जी, अजय आलोक जी बैठे हैं, पूछिए भागलपुर दंगा किस मुद्दे पर हुआ था? अयोध्या के मुद्दे पर। वो शिव पूजन का जुलूस था। और बड़े दंगे मुरादाबाद, मेरठ, मलियाना के पीछे अयोध्या की घटना छुपी हुई थी। तो गुलाम सरवर साहब, आप समझाएंगे, नहीं चाहता इस देश आप में मुस्लिम पक्ष को समझाएंगे? क्या आप मुस्लिम पक्ष को समझाएंगे कि 3 जगहों का मसला है, आप हिंदू पक्ष को दे दीजिए? मैं देश के प्रबुद्ध बड़े भाई, हमारे बड़े भाई हिंदू भाइयों से भी कहूंगा कि आप भी देश के अंदर वो कंफ्यूजन पैदा ना करें कि 40,000 हैं, 30,000 हैं। आम मुसलमान कंफ्यूज हो गया। उनको तथाकथित मुस्लिम नेता ये समझाते हैं कि अगर यहां बात करोगे, समझौता करोगे, अगला दावा वहां है, अगला तो वहां है, तो वो तो कहते हैं चल भाई आप समझाइए ना मुसलमानों को। यही तो मैंने आपसे सवाल पूछा ना। कहता हूं भाई आरएसएस की तरफ से बयान आ गया, हिंदू पक्ष से बयान देता है कि 3 जगहों पर हमारा प्रमुख दावा है, इन 3 जगहों को अगर आप हमें दे देंगे तो हर जगह मस्जिद में शिवलिंग नहीं खोजी जाएगी, हर जगह पर खुदाई नहीं की जाएगी। लेकिन इस बात को समझाने में असफल है ना आप जैसे लोग भी। अब रोहित अग्रवाल जी, फिर आलू जी। मैं बिल्कुल
देखिए प्राची जी, बिल्कुल प्राची जी 10 सेकंड बोले, जल्दी बोले। मैं निजी तौर पर हाँ बहैसियत भारतीय मुसलमान के कह रहा हूं हाँ कि बिल्कुल मुस्लिम पक्ष को बैठकर इस समाधान को स्वयं कर देना चाहिए। ठीक है, डन। अपने हिंदू भाइयों के साथ बैठना चाहिए और इसका दायमी जो बात हल, आप खुलकर अस्थायी कह रहे हैं वो समाधान अनुराग भदौरिया देश जी के नहीं कह सामने पा रहे रख थे। वो देना तो चाहिए अदालतों ताकि का देश वो में तो एक अदालतों नज़ीर की बन तरफ देख सके। रहे थे। अब अनुराग भदौरिया जी इस पर अपना स्टैंड रखें, लेकिन उससे पहले रोहित अग्रवाल जी, आपकी आवाज उस वक्त ब्रेक हो रही थी सर। इसका नहीं, हाँ, समाधान देखिए, खोजने के लिए सब तैयार है, लेकिन राजनीति मिक्स होती है, सब खराब हो जाता है। नहीं, बिल्कुल सच्चाई यही है प्राची जी, क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा है और सामाजिक मुद्दे का जो समाधान होना चाहिए वो सामाजिक संस्थाओं के द्वारा होना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर दोनों पक्ष बैठ के और अगर एक कोर्ट के मीडिएशन सेंटर में बैठ के अगर वो बात कर लें तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आपसी भाईचारे को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देगा और ये एक बड़ा संदेश देगा। और इसके ऊपर कहीं मुस्लिम पक्ष भी अपनी बात रख सकता है कि भाई अगर आप सब बैठ रहे हैं तो आज वंस एंड ऑल सारे मुद्दों के ऊपर बात कर लीजिए, सिर्फ एक मुद्दे के ऊपर बात मत करिए। तो ये जो है इसके अंदर जैसे जैसे राजनीति घुसेगी वैसे वैसे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि देखिए यहाँ समाजवादी पार्टी वाले के आपने देखा ना, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, क्योंकि कारण क्या है, उनको राजनीतिक रोटियां सेकनी है, उनको वोट पोलराइजेशन करना है। यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अगर किसी सामाजिक मुद्दे का हल सामाजिक संस्थाओं के द्वारा होगा, वो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष बैठ के अगर उसका निर्णय करेंगे तो वो एक दूर तक मैसेज जाएगा और कहीं ना कहीं जो राजनीति करना चाहते हैं इस मुद्दे के ऊपर उनका भी खात्मा होगा, उनको भी आगे राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप आज ब्लेम करते हैं किसी के ऊपर भी कि साहब आप राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तो आप भी तो राजनीति कर रहे हैं ना। जब अनुराग भदौरिया के मुंह से एक आवाज ना निकले और आदिल हसन यहाँ से डिबेट छोड़ के भाग जाए तो साफ तौर पर दिखाता है कि चाहते ही नहीं कि मुद्दा सॉल्व हो। ये तो चाहते हैं इसी तरीके से आप लड़ते रहिए और ये अपनी राजनीतिक कुर्सी बचा के बैठे रहे। तो सच्चाई यही है कि अगर मीडिएशन से और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा इस मुद्दे को का निष्कर्ष अगर निकाला जाएगा तो मुझे लगता है एक बेहतर निष्कर्ष होगा और बेहतर रिजल्ट आएगा। भाई जवाब देंगे अनुराग भदौरिया जी, सबकी निगाहें उन्हीं की तरफ हैं। मंदिर पक्ष की पैरवी करने वाले लोगों और हिंदू संगठनों से विनती है जी जी कि वो भी कंफ्यूजन को ना बढ़ने दें। ठीक है, इसका जवाब कंफ्यूजन को ना बढ़ने भाई दें, इसका जवाब अभी देंगे आपको अजय आलोची और रोहित अग्रवाल जी। उससे पहले एक बार अनुराग भदौरिया जी को चर्चा में ले आते हैं। अनुराग भदौरिया जी, जो बात आप नहीं कह पा रहे थे, देखिए गुलाम सरवर साहब कह रहे हैं 3 मंदिर की बात है, आराम से बैठकर हो सकता है, उसमें अदालतों को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने पहले बोला था फिर बोल रहा हूं, बोले। और मुझे लगता है कि इस बात को राजनीति ना हो इसमें तो ज्यादा अच्छा है। राजनीति तो अभी ये सब लोग करने लगे, बीजेपी वाले। हमने तो राजनीति की बात ही नहीं की, मैंने तो आस्था की बात की। हमने कहा कि मेरी तो प्रभु में आस्था है, क्योंकि हम सनातनी हैं। दूसरी बात, मैंने आपसे बोला कि देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है। अगर संवैधानिक रूप से अगर न्यायपालिका, इसके पहले भी जब वर्डिक्ट हुए हैं तब 2 पक्षों को बोलने की बात की गई थी कि आप समाधान कर लीजिए, राम मंदिर का फैसला आ रहा था, नहीं हो पाया था। तो सवाल उठता है, अरे मैं किसी के बीच में नहीं बोला। देखिए अगर ऐसी डिबेट आपको करानी है तो नहीं डिबेट बैठ सकता। मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों के साथ डिबेट नहीं करता। मैंने बोला था कि मैं ऐसे लोगों के साथ डिबेट में मत बुलाइए जहाँ लोग आते हैं। मैं तो बोला ही नहीं किसी की लड़ाई होती रहे और आपको अपनी राजनीतिक बदतमीज को क्यों बुलाते हैं भाई? ऐसी भाषा का इस्तेमाल 50 बार बोल चुका हूं। रोहित अग्रवाल जी, मैं आपको भी रोक रही हूं। मीडिया होकर भी रोहित अग्रवाल जी, मैं आपको भी रोक रही हूं। रोहित अग्रवाल जी, एक सेकंड, आवाज डाउन करें। रोहित अग्रवाल जी की भी आवाज डाउन करें और अनुराग भदौरिया जी की भी आवाज डाउन करें। अनुराग भदौरिया जी सुन लें पहले। रोहित अग्रवाल जी को तो मैंने शांत करा दिया, लेकिन आप सुन लें। आप शुरुआत करते हैं ऐसे डिबेट की, आप शुरुआत करते हैं ऐसे डिबेट की, आप शो करते हैं, आप खुद शुरुआत करते हैं। अभी अजय आलोक जी के बीच में लगातार बोल रहे थे, वो आपको याद नहीं रहेगा क्योंकि वो तो खुद कर रहे थे, लेकिन कोई और बोले तो मिर्ची लगती है और फिर दूसरे को बीच में लेकर आते हैं। आप जवाब दें। आप मेरी बात सुनिए, मीडिएशन से रास्ता निकले कि नहीं? मिर्ची आपको लगती होगी, मीडिएशन से रास्ता निकले कि नहीं? मेरी बात सुनिए, मैंने पहले बोला था कि अगर इस तरह के प्रवक्ता, मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात, मैं यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आता हूँ ना। आपको अपने टीआरपी बढ़ानी तो कुछ और करवा लीजिए, टीआरपी बढ़ जाएगी। आपकी बोलने से टीआरपी बढ़ेगी भी नहीं। अनुराग भदौरिया जी, आप अपनी बात रखने आए, मेरी टीआरपी की चिंता मत करिए, अपनी पार्टी की लाइन और लेंथ की चिंता करिए। अनुराग भदौरिया, आपसे पूछता हूँ, अनुराग भदौरिया जी, लाइन और लेंथ की चिंता करिए, अपनी पार्टी की विचारधारा की चिंता करिए, मेरी चिंता मत करिए।
बोले। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए बस। बोले। मैं आपको टीआरपी की चिंता है ना? अरे बोले ना भाई, प्रभु, जब मैं उस फंसते व्यक्ति के हैं बीच आप में तो नहीं आपको बोला। दूसरे की और चिंता आपने होती वर्सेस लगा है। दिया, मैं बोलने लगा तो अनुराग भदौरिया जी, अनुराग मैं फंसता भदौरिया नहीं जी, हूँ। अनुराग अरे भदौरिया आप जी, अपना जब आप मैसेज फंसते देख हैं ना, लीजिए, शायद आपके भाई हमने जो आपके बात कोऑर्डिनेटर- गुलाम सरवर आपके साहब जो ने गेस्ट सीधी कोऑर्डिनेटर कह दी वो मैसेज अनुराग मिला, भदौरिया फंसते जी तो आप कह यहाँ नहीं पे पाएंगे, बेकार वो की अनुराग बात कर रहे हैं भदौरिया आप। जी तो मीडिया कह में नहीं आपको पाएंगे। चलाना तो चाहिए, आपको जो इसीलिए चलाना है। इसीलिए अपनी अनुराग जिम्मेदारी भदौरिया निभाना, जी हम बोलना राजनीति शुरू कर रहे हैं, छोड़कर बीच में चैनल आपने चलाने लगा दिया लगते हैं, वर्सेस। मेरा शो चलाने अरे लगते किसी हैं। की बात नहीं जा अरे पाए। मेरा शो नहीं चला पाएंगे आप, अपनी पार्टी की बात रखें और अपनी बात शो रखें। नहीं, आप बोले आप श्री कृष्ण अगर जन्मभूमि एजेंडा पर बोलना है कि नहीं बोलना है? आप एजेंडा चला के श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बोलना है कि नहीं बोलना है? श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बोलना है कि नहीं बोलना है? श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बोलना है कि नहीं बोलना है आपको? मध्यस्थता से रास्ता निकलेगा कि नहीं? हम लोग बहुत सम्मानित रूप से अपनी डिबेट में बात करने आते हैं। हमको इसके बाद भी 10 डिबेट करनी है। अरे बोलिए बोलिए, अरे बोलिए बोलिए, 10 नहीं आप 15 कर लीजिए, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ देखिए क्या होता, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, लेकिन सुनिए धैर्य से। हाँ, बोलिए मैंने ना। बोला देश संविधान न्यायपालिका से चलता है और आस्था हम सनातनियों की है। हम जब आपने देखा इसके पहले जब मंदिर के फैसले आ रहे थे तब भी इस तरह की बातें आई थी, लेकिन दोनों पक्ष जो कोर्ट में हैं उनके दोनों पक्ष के बीच में कोई समाधान नहीं हुआ, तो न्यायपालिका ने समाधान निकाला। अभी भी वही होना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या है, भाई हम लोग तो पक्षकार है नहीं, हमारा बस इतना होता है कि हमारा जो आस्था है उस पर कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, वहां पे कोई चोरी नहीं होनी चाहिए। अगर प्रभु का मंदिर बन गया है तो चढ़ावा में चोरी ना हो। अगर वहां पे मथुरा में भी अगर इस तरह का यहाँ चोरी का काम होगा, अगर वहां भी इस तरह की बात आएगी तो वहां भी हम आवाज उठाएंगे। सनातनी है ना, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जो न्यायपालिका वहां पर मसला हल तो हो जाने दीजिए। सिर्फ दो टुक पूछिए कि बैठकर बातचीत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड अनुराग भदौरिया जी, देखिए आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं फिर आपके पास आऊंगी दूसरे राउंड में, अजय आलोक जी को ले आऊं चर्चा में। मैंने आपसे सीधा पूछा था मध्यस्थता होनी चाहिए कि नहीं, संविधान क्या कहता है मेरे देश का, न्यायपालिका क्या कहती है मेरे देश की, वो मुझे भी पता है और जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सबको पता है। आपको क्या पता है, आपको ये बताना है। अजय आलोक जी, सारा इल्जाम आप पर है, मंदिर की राजनीति आप लोग करते हैं। रुक जाए, आवाज डाउन रखिए। अनुराग भदौरिया जी, मंदिर की राजनीति आप करते हैं, इसलिए सूट करता है आपको। दगना शुरू हो जाता है, यही दिक्कत है मेरे में। देखिए, कारी साहब भी बैठे हुए हैं, हाफिज साहब भी बैठे हैं, दोनों ने अपने विचार रखे। दोनों के हिसाब से बातचीत होनी चाहिए, पहल होनी चाहिए। कट्टरपंथियों का बोलबाला नहीं होना चाहिए। ये तो कारी साहब भी मानेंगे, हाफिज साहब भी मानेंगे कि हिंदुओं में कट्टरपंथियों को बहुत ज़्यादा कद्र नहीं की जाती है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं। क्योंकि कट्टरपंथ से अगर हिंदू धर्म चलता तो ये मस्जिद में ये कोर्ट वोट जाने की नौबत ही नहीं आती। पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला हिसाब किताब हो जाता, कट्टरपंथ से चल रहा है, निपटा देते तुरंत कट्टरपंथ के हिसाब से। लेकिन हिंदू सहिष्णु है, कट्टरपंथी नहीं है। इसलिए जो चाहता है वो चाहता है एक व्यवस्था के तहत हो, बातचीत के तहत हो। नहीं बातचीत से समाधान निकला, अदालत चलते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इस्लाम धर्म में बैठे हुए कट्टरपंथी लोग जो हैं वो मॉडरेट्स की बात नहीं सुनते हैं। कारी साहब, हाफिज साहब की बातें नहीं सुनी जाएंगी। आप अभी देखिए कि एक AIMM वाला उठ के चला गया, सुप्रीम कोर्ट ऐसे करता है, वैसे करता है, ऐसे करता है। बाबरी मस्जिद का निर्णय आने पे भी ओवैसी साहब के सुप्रीम कोर्ट के प्रति कैसे बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफॉलिएबल। ये लोग वन वे नहीं चलेगा। जी मैं प्राची जी, अजय आलोक जी के इन बात से मैं वन वे नहीं कह रहा हूँ, मैं वन वे नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा सॉरी कहते हुए मैं खत्म कर लूं। आलोक जी, हाफिज साहब मैं खत्म कर लेता हूँ। केवल ये कह देना कि मुसलमानों में एक पक्ष कट्टरपंथ का है जो होने नहीं देगा, मैं इससे सहमत नहीं हूं। दोनों पक्षों की मैं बात कर रहा हूं। उसमें अनुराग भदौरिया जी भी आते हैं जो नहीं चाहते कि समाधान हो। बोले चलो, दोनों पक्षों के में ऐसे लोग हैं जो समाधान नहीं चाहते हो। मीडिएशन की बात है, लीगली प्रोसेस जो भी है, अरे वाइफ हस्बैंड के झगड़े को भी कोर्ट ले जाइए तो वहां भी कोर्ट कहती है कि एक बार हाफिज साहब आ गए, आपकी बात आ गई, पता बात बन जाए, आपकी बात आ गई। आपने जो सवाल किया उसका जवाब देंगे अजय आलोक जी, बोले। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मसले पे भी कोशिश की थी कि आपसी बातचीत से मसला सरल हो जाए। अभी आपने सबकी बात गिराई, जफर याद जिलियानी से लेके अशरफ अंसारी से लेके सबकी बात आपने कही, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातचीत सार्थक नहीं हुई क्योंकि पक्ष नहीं चाहता था कि बातचीत से मसला निकले। आज भी सुप्रीम कोर्ट ये नहीं चाहता है कि धर्मों पर अपना फैसला थोपा जाए। आप समझिए ये बात, न्यायपालिका नहीं चाहता है कि किसी की भी आस्था पे न्यायपालिका का फैसला थोपा जाए। इसलिए वो न्यायपालिका आज की तारीख में चाहती है कि दोनों धर्म के लोग बैठें। मथुरा में जो मंदिर के पक्षकार हैं और मुस्लिम मस्जिद के पक्षकार हैं, दोनों बैठे आपसी सहमति से एक फैसला निकल जाए। हम इसके समर्थक हैं। लेकिन भदौरिया की पार्टी, AIMM जैसी पार्टी, राजनीतिक दल
आपके कुछ राजनीतिक दल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, देवबंद वाले, ये लोग नहीं चाहते हैं कि इसका मसला निकले। ये बात आप मानिएगा। आरएसएस शुरू से चाहता है, विश्व हिंदू परिषद चाहता है कि बातचीत से अगर मुसलमान मान जाए, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन कट्टरपंथी इस्लामिक धर्म में ये नहीं चाहते हैं कैसा हो। तो जब नहीं चाहेंगे तो न चाहते हुए भी न्यायपालिका को फैसला देना होगा। लेकिन अजय श्योरिटी चाहिए ना, मुस्लिम पक्ष को इस बात की श्योरिटी भी चाहिए, जिसका जिक्र अभी गुलाम सरवर साहब कर रहे थे कि 3 मंदिरों के बाद ये सिलसिला रुक जाएगा। लिस्ट लंबी है ना इनकी। एक मिनट, आज की तारीख में काशी, ये 40,000 नहीं कोई लिस्ट लंबी नहीं है। मुस्लिम समाज भी सब कोई लिस्ट लंबी नहीं। कहां बात की जाए, किस जगह? अब आप 40,000 कहने वाले, अब आप उन्हीं की बात सुन लीजिए। अब या तो आप उनकी बात सुन लीजिए, या कभी संघ प्रमुख की बात सुन लीजिए, या बीएसपी प्रमुख की बात सुन लीजिए, या फिर सरकार की बात सुन लीजिए। आपकी सुनूंगा। नहीं तो 40,000 कहने वाले, उनको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में सबसे प्रमुख विवाद का, बिल्कुल, तो आज की तारीख में सबसे प्रमुख विवाद कहां है? अयोध्या सॉल्व हो गया, काशी है, मथुरा है, भोजशाला है, संभल है, यही 4 प्रमुख विवाद हैं। अगर इसको आपसी सामंजस्य से मान लिया जाए तो विवाद खत्म। दिक्कत क्या है? हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि मानिए इसको, चारों को। अब अनुराग भदौरिया जी आ जाइए अब चर्चा। चारों को माने, मुस्लिम पक्ष अपना बड़ा दिल दिखाए, कहे कि हाँ ठीक है। अनुराग भदौरिया अब देखिए, सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने पहले ही बोल दिया कि आपसी समझौते से नहीं होगा, क्योंकि वो खुद ही मान रहे हैं कि वो नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। जब आपने दिमाग में को बैठा लिया है, अरे ये ऐसे, और आपने ये मान लिया है कि आपसी समझौते से हम नहीं कोई मानेंगे, तो फिर क्यों नाटक कर रहे हैं टीवी? प्राची जी ऐसे तिलचट्टे हैं जो संसद में खड़ा होकर बोले कि राम लल्ला को अयोध्या की भूमि नहीं मानते, उनसे क्या बात सुननी? हम लोगों ने देखा था अयोध्या का जब फैसला आ रहा था, तब भी इस तरह का बोला गया था आपसी समझौता से कर लीजिए। तो क्या आपसी समझौता आप लोगों ने कर लिया? तो आपके आपसी समझौता कैसा है वो मुझे पता है। आप अभी से कह रहे हैं कि नहीं होगा, तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश होगा, उस आदेश का पालन सभी हिंदुस्तान के लोगों को करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है कि देश के अंदर में विकास की राजनीति हो। वो धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहती है, वो चाहती नहीं किसी समस्या का समाधान को चैन से नहीं रहने देना समाधान करना चाहिए, क्योंकि उसकी राजनीति की रोटी इसी पे सीख रही है। वो जानता है राजनीति की रोटी हमें इसी पे नहीं रहने देना, और उसके बाद क्या करते हैं? उस पर चढ़ावा में चोरी शुरू करते हैं। मतलब जो प्रभु राम के मंदिर में चढ़ावा में चोरी हो रही है, तो जनता, देश का मुसलमान अगर चैन से रहेगा तो कांग्रेस और भदौरिया की राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी। मेरा मानना है कोई फायदा नहीं है, ये कट्टरपंथी, वो कट्टरपंथी। अरे भाई, क्यों सनातन को मानते हो कि नहीं मानते हो? सनातन को मानने वाले लोग हमेशा दूसरों का सम्मान करते हैं और उसके समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। आपको निकालना ही नहीं है, क्योंकि आप चाहते नहीं समस्या का समाधान निकले। आप निकलेगा तो आपकी राजनीति रोटी बंद हो जाएगी, फिर तो आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी। आज नहीं, कई दिन से पकड़ा है सरवर साहब। सुने अनुराग भदौरिया जी, धर्म की राजनीति करी नहीं, अनुराग भदौरिया जी, उनको अनुराग भदौरिया की बात तो करनी नहीं। अनुराग भदौरिया जी, फिर आ रही बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करेंगे, महंगाई पे अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अजय आलोक जी ने जो कहा उसका मतलब आपने समझा दिया मेरे दर्शकों को। अब आप जो कह रहे हैं प्लीज उसका मतलब मुझे समझाइए ना। मैं ये पूछ रही हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मध्यस्थता से रास्ता निकलना चाहिए, आप इसके पक्ष में हैं कि नहीं अनुराग भदौरिया जी? अगर मैं ये कह रहा हूं साफ बात, अगर मध्यस्थता से उनके दोनों के बीच में अगर वो लोग बैठ के रास्ता निकाल रहे हैं तो अच्छी बात है ना, निकल जाए। लेकिन तो नहीं निकलेगा तो हम तो न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। हम बीजेपी पर राजनीति करने वाले थोड़े धर्म के नाम पे। हम कब धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं? हम तो धर्म के चोरी होगा तो हम आते हैं बीच में। अगर प्रभु के राम के यहाँ पे आस्था में कोई गड़बड़ी होती है, अगर चढ़ावा में किसी प्रकार की दिक्कत हुई तो हम आए ना, हमने बोला ना वहां चोरी हो रही है, तब तो बीजेपी नहीं बोली, तब कहां थी बीजेपी? पूछना चाहता हूं मैं। इसलिए मैं इनकी पोल खोल रहा हूं कि सिर्फ राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पे चोरी को नहीं रोकते हैं। चढ़ावा में चोरी हो जाए राम के यहाँ पे, राम के यहाँ चोरी हो जाए। हाँ, हम बोल रहे थे ना, हम हल्ला मचा रहे थे ना कि प्रभु के यहाँ चढ़ावा में चोरी हो रही, तब तो चुप ही साधे हुए थे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, सच्चाई है कि टोटी चोरों को, कांग्रेसियों को ये कभी रास नहीं आएगा। विकास के नाम से कोई लेना देना नहीं है। अगर वहां पे बच्चे बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, कोई उपास कर, मैं अबरार साहब को चर्चा में ला रही हूँ, 1 मिनट रुक जाए। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अच्छी बात है आपको राम जी के भक्तों की चिंता है। आप तो वो लोग हैं जो संसद में खड़े होकर कह चुके हैं कि अवैध कब्जाधारी हैं राम, जिनको आप रामलला कहते हैं। अच्छी बात है कि आपको अब राम भक्तों की भी चिंता हो रही है। अबरार साहब देखिए ना, अनुराग भदौरिया जी सुन लीजिए,
ये क्या कह चुके पता है? अब सुन पता है, लीजिए, अब पता है, आपने पता है, एक तरफ पता मत है। चलिए ना, पत्रकारिता निष्पक्ष अरे, कीजिए अरे, ना। सर, एक सेकंड पत्रकारिता दीजिए, मत आपने एक सिखाइए। बात सुनाई, दूसरी बात भी सुन लीजिए। पत्रकारिता मत सिखाइए। नरेश अग्रवाल ने क्या बोला था? पत्रकारिता मत और सुनिए सिखाइए। ना, निष्पक्ष पत्रकारिता मत कीजिए, मेरी बात भी सुन सिखाइए। लीजिए। एक नरेश सेकंड। अग्रवाल ने जब बोला था वो अरे, आपके बिल्कुल, साथ आप एक थे सेकंड और मेरी उसके सुन बाद लीजिए भी ना, मेरे आपने एक बात सवाल की, दूसरी कायम बात भी सुन है लीजिए ना। अजय आलोक एक जी पक्ष से बोल के दूसरा कि पक्ष नरेश बोलेंगे, अग्रवाल जिससे को आप पे भी आपने उंगली क्यों उठेगी। लिया। सुन आप पे भी लीजिए, शक नरेश होगा कि अग्रवाल आप ने भी जब किसी बोला एक तरफ था चल रहे हैं। विधानसभा आपकी के भी अंदर वो लोकतंत्र आपकी में जो पार्टी चौथा का स्तंभ पक्ष वो भी रख रहे थे, हिलने मुझे लगेगा। सब अब पता मेरी है। बात सुन तो लीजिए। मुझे पत्रकारिता मत तो सिखाइए, मैं भी बोल रहा हूँ, राजनीति क्या सीखिए लोकसभा आप के अंदर क्या बोला गया बैठकर। था? सुन राजनीति लीजिए ना। कैसे होती है पहले वो अब देख लो, लीजिए। सिखा रहा हूँ, एक पक्ष के सिखा बारे रहा में हूँ, कैसे क्योंकि बात आप करनी है पहले पत्रकारिता ये नहीं कर सीख रही लीजिए। हैं। आप आवाज एक डाउन पक्ष करें की कि बात आपसे करें, सीखनी दूसरे नहीं है मुझे सीखनी नहीं है आपसे पत्रकारिता। आप इस काबिल नहीं है कि आप पत्रकारिता को जाने और समझें मिस्टर अनुराग भदौरिया। तो मुझे आपसे ज्ञान की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आवाज डाउन करें हम इनकी। अबरार साहब, अनुराग देखिए- भदौरिया जी भी कह रहे हैं ना मध्यस्थता से निकल जाएगा रास्ता। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि बैठकर बातचीत हो जानी चाहिए, आप एक तरफ की बात करते इसलिए आपके पत्रकार बोले बोले आप बोले सर। कि बैठकर के बातचीत होनी चाहिए, तो ये आज के लिए अनुराग भदौरिया जी के लिए सबसे बुरी खबर है। और अनुराग भदौरिया जी के साथ साथ इनकी पूरी पार्टी के लिए बुरी खबर है। अखिलेश यादव जी के लिए बुरी खबर है। सेकुलर पार्टियों के लिए बुरी खबर है। चूंकि ये नाम निहाज सेकुलर पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, ये पार्टियां नहीं चाहती कि मुसलमान, इस देश का मुसलमान राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ करके रहे, राष्ट्र के साथ जुड़ करके चले। ये लोग चाहते हैं कि इस देश का मुसलमान, इस देश का नौजवान सरकार के साथ लड़ने के लिए सड़कों पर आ जाएं, अपने मुस्तकबिल से पीछे हट जाएं, देश की मुख्य धारा के साथ न जुड़ पाएं। और हमेशा इन पार्टियों ने यही किया है। इसी वजह से इनके मुंह में दही जम गई। मैं समझता हूं कि जो कोर्ट ने रास्ता निकाला है, इस रास्ते का सबको स्वागत करना चाहिए और इन नाम निहाज सेकुलर पार्टियों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। इन पार्टियों के चक्कर में अब देश का मुसलमान नहीं आएगा। लेकिन स्वागत तो देश कर रहे हैं ना। अगर स्वागत कर रहे हैं जी भी तो कह रहे हैं हाँ, रास्ता अगर निकलना चाहिए। स्वागत कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर स्वागत कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर परवरदिगार इनको बुद्धि दे रहा है, इनकी अकल में बात आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। वरना इन्होंने तो सारा ठेका मुसलमानों का हमेशा से लिया हुआ था। हमेशा से इन लोगों ने हमेशा से मुसलमानों को बीजेपी और आरएसएस का डर दिखा करके वोट हासिल किया है। मुसलमानों को इफ्तार पार्टी करा करके वोट हासिल किया है। मुसलमानों को खजूरें खिला करके वोट हासिल किया है। इन्होंने कभी विकास की बात नहीं की, कभी मुसलमानों के साथ मुख्य धारा की बात नहीं की। जवाब दे दें। अच्छा ये बताइए, अब मैं बोल लूं। अब मैं जब से डिबेट में आया हूं, मैं कम से कम 5 बार बोल चुका हूं कि यहां पे रोजगार की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, हर व्यक्ति को अपने पैर पे खड़े होने की बात होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं, अब कमाल की बातें कर रहे हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि युवाओं को जो भी इस देश का नागरिक है, जो भी युवा है, उसको कैसे रोजगार दें, कैसे उसका पर्चा लीक ना हो पाए, कैसे उसको सम्मान मिले। तो ये सवाल समाजवादी से पूछ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि किधर से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पता नहीं इनको। भाई मेरी सरकार नहीं है प्रभु, सरकार भारतीय जनता पार्टी की। सवाल भारतीय जनता पार्टी से होगा कि क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवा परेशान है, लेकिन क्यों महंगाई से लोग परेशान हैं, क्यों महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा हुआ है, क्यों स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, क्यों एजुकेशन व्यवस्था चरमराई हुई है, क्यों पर्चा लीक हो रहा है, क्यों यहाँ पे किसान परेशान है, क्यों उसमें एमएसपी की गारंटी उसको क्यों नहीं मिल रही है, क्यों महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ा हुआ है। सवाल ये है सुनाई नहीं देगा अनुराग भदौरिया जी को। अनुराग भदौरिया जी ऑन होते हैं तो अपनी बात खत्म करके ये रुकते हैं। सर्वर साहब ये नहीं सुनाई देगा उन्हें जो आप उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। खैर इतना ही वक्त है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।